अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया है वो अबू बकर रियाज, ज़िशान अली, मेरे ख्याल में आप लोगों की प्रेजेंटेशन है बच्चों। एक मिनट ज़रा यस चेक सर। कर लो। स्टार्ट करेंगे अभी प्रेजेंटेशन। ग्रुप आपका कंप्लीट है? सर मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी। अभी आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, वेट कर लेते हैं। ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इवनिंग के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरसल, आप लोगों का ग्रुप कंप्लीट हो गया? स्टार्ट कर सकते हैं? सर अभी अदनान नहीं है, अदनान ने स्टार्ट करना था, मैं उसको कॉल करता हूँ। ओके। मॉर्निंग के स्टूडेंट्स आप लोग हैं अवेलेबल? कलीमुल्लाह भी हैं और अबू बकर भी हैं, ज़िशान भी हैं। जी सर। फिर स्टार्ट करें आपसे? सर शान सर हमारी एक मेंबर नहीं है अभी, तो उसने स्टार्ट करना है। ओके, सही। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग।
अस्सलाम वालेकुम सर अदनान का नेट नहीं आ इंटरनेट नहीं आ रहा, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम है। हेलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अरसल, अगर आप लोगों के बाकी मेंबर्स अवेलेबल हैं तो आप लोग स्टार्ट कर दें। सर एक मिनट में चेक कर लूँ सारे हैं कि नहीं है। मेरा ख्याल आमिर भी नहीं है। यस सर, आमिर अवेलेबल। ओके, अबू बकर आप। आमिर नहीं है, वो आ रहा है, बाकी आ रहे हैं। सर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलो आप कर दो स्टार्ट। कहाँ, कौन से स्लाइड से करना है आपका? सर हम फिर आगे बढ़ें। सर मैं ये स्टार्ट से ही करूंगा, अदनान की जगह फिर एंड भी कर। चलो ठीक हो गया, सही। बस क्विकली देना है प्रेजेंटेशन। बस स्टार्ट से ही कर लेते हैं। ओके सर। सर स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में हमें एनवायरनमेंट देखनी पड़ती है कि ना वो एक तो स्टीराइल हो, दूसरे ना एयर क्वालिटी हो, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स ऐसी बनानी होती हैं कि जिनमें कोई किसी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो। दूसरी तरफ हमें क्लीन रूम आ जाते हैं। क्लीन रूम बनाने के लिए हम हेपा फिल्टर्स यूज करते हैं, या उसमें लेमिनर फ्लो हुड और एयर लॉक सिस्टम होते हैं। फिर एयर लॉक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं फर्दर। ये ग्रेड क्लासिफिकेशन है क्लीन रूम्स की। यूरोपियन गाइडलाइंस के मुताबिक ये ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन है। इनमें आगे पार्टिकल का साइज लिखा हुआ है कि इतने पार्टिकल्स अलाउड होते हैं 0.5 माइक्रोमीटर के। फिर ये आईएसओ वाली ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक है। और फिर इस क्लास 1, क्लास 10 ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है डिफरेंट गाइडलाइंस के मुताबिक। सो नेक्स्ट है। सर ये कैस्केड एयरलॉक सिस्टम है। इसमें सबसे कम प्रेशर जो होता है, मतलब ये डिफरेंट प्रेशर होते हैं, हम सबसे कम प्रेशर रखते हैं क्यूबिकल में। फिर उससे ज्यादा होता है एयरलॉक में, सबसे ज्यादा कॉरिडोर में होता है। इससे क्या होता है, ये मोस्टली टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इससे क्या होता है कि जब हम कॉरिडोर का डोर ओपन करेंगे तो एयर जो है कॉरिडोर से एयरलॉक में आएगी, और फिर जब हम क्यूबिकल को ओपन करें तो एयरलॉक से क्यूबिकल में जाएंगे। ये हम मोस्टली टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं।
ये स्टीराइल एरिया के लिए यूज होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बाहर की एयर बिल्कुल भी स्टीराइल एरिया में एंटर ना हो। तो हम ये करते हैं कि एयरलॉक का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा रखते हैं और क्यूबिकल का और कॉरिडोर का उससे कम रखते हैं। तो जब भी क्यूबिकल का डोर ओपन होगा तो भी एयर बाहर ही जाएगी और कॉरिडोर का ओपन होगा तो भी एयर कॉरिडोर में एयरलॉक से कॉरिडोर में ही जाएगी। उसमें मतलब जहाँ की एयर होती है मतलब उसमें ना बाहर से कंटेमिनेशन ही आनी चाहिए, इसीलिए हम ना इस तरह का सिस्टम बनाते हैं। इसको बबल एयर लॉक सिस्टम कहते हैं। उसके बाद सिंक एयर लॉक सिस्टम आ जाता है। इसमें हमें ये क्यूबिकल और कॉरिडोर को हमने हाई प्रेशर पे रखा होता है और एयर लॉक को कम प्रेशर पे रखा होता है। इसमें ये मोस्टली रेडियो एक्टिव और सब्सटेंसेस और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस के रहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि रेडिएशन जो है ना वो उस एरिया से बाहर ना जाए। तो फिर जो कॉरिडोर जो प्रेशर कम होता है तो जो कॉरिडोर का डोर खोलेगा तब भी एयर अंदर आएगी और क्यूबिकल का खोलेगा तब भी एयर अंदर आएगी। इससे बाहर रेडिएशन के बाहर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये इसको सिंक एयरलॉक के सिस्टम कहते हैं। सो नेक्स्ट सही ये लेमिनर फ्लो हुड की डायग्राम है। ये एयर मूवमेंट मतलब शो की हुई है। ये डिफरेंट उसके की लेमिनर टाइप्स है, क्लीन बेंच है, फ्यूम हुड है, आइसोलेटर है, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सो ये ना सारी वर्किंग है उसकी और पार्ट शो किए हुए हैं। ये वर्किंग है लेमिनर फ्लो हुड की और इसके डिफरेंट पार्ट शो किए हुए हैं। सबसे पहले तो फिल्टर पैड सर वही डायग्राम पिछली साइड से। इसमें ना डिफरेंट पार्ट शो किए हुए। सबसे पहले फिल्टर एयर जब आती है कंटेमिनेटेड आ जाती है, सबसे पहले वो फिल्टर पैड में से गुजरती है। उसके बाद ब्लोअर लगा होता है, वो ब्लोअर से वो फिल्टर के थ्रू गुजरती है, वहां से वो फिल्टर हो जाती है। उसके बाद माइक्रो फिल्टर एयर जो होती है वो वर्किंग बेंच पे आती है। वहां पे जो भी काम होता है जहाँ वहां पे कर रहे होते हैं, उसके बाद वो एयर बाहर निकल जाती है वहां से कंटेमिनेटेड। और कुछ में होता है कि हम वो वही एयर दोबारा यूज कर देते हैं, उसको ना दोबारा ब्लो करवा के वापस। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके। फिल्टर पैड है, हेपा फिल्टर है और फैन है। टाइप्स होते हैं जो लेमिनर फ्लो हुड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। आगे उसकी डायग्राम है नेक्स्ट टाइम। वर्टिकल जो वर्टिकल होता है उसमें फिल्टर पैड ऊपर लगा होता है, हेपा फिल्टर, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें सामने लगा होता है। सर नेक्स्ट अरसल एक्सप्लेन करें। अरसल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, अगला टॉपिक मेरा है द टाइप्स ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशंस। आईवी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसके लिए टोटल 8 चीजें रिक्वायर्ड है हमें। सबसे पहला जो है, हमें एसिड बेस बैलेंस का पता होना चाहिए। एसिड बेस बैलेंस का मतलब है कि हमें उसकी पीएच, जो हमने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, जो भी चीज प्रोवाइड करनी है वो हमारी बॉडी के साथ आइसोटोनिक होनी चाहिए, तो हमें उसका पीएच मेंटेन करनी है। फिर नाइट्रोजन बैलेंस है। नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब है कि आपने कितनी प्रोटीन की क्वांटिटी उसके अंदर ऐड करनी है। जो नाइट्रोजन बैलेंस होता है वो 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि आपने जितनी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो आप पूरी कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव में होगा तो जितना नेगेटिव फैक्टर होगा आप उससे मल्टीप्लाई करवा के उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को ऐड करेंगे, और अगर जितना उसका पॉजिटिव होगा तो आप उतने ही फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करा के कम करेंगे। उसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोथेरेपी हम आईवी सॉल्यूशंस बेसिकली करते ही तब जब हमारे पास फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी हमें रिक्वायर्ड हो। पेशेंट जो है वो हमारे पास अनकॉन्शियस है तो तब हम उसको जो ये प्रोवाइड करते हैं टीपीएन या पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन तब प्रोवाइड करी जाती है उसको। फिर ड्रग न्यूट्रिशन, हमें पता होना चाहिए कि हम जो ड्रग दे रहे हैं उसका न्यूट्रिशन के साथ जो हम उसको डाइट दे रहे हैं उसके साथ क्या क्या इंटरेक्शन है। हमने कोई ड्रग दी, उसका प्रोटीन के साथ कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है उस टीपीएन के अंदर, हमने जब उसको मिक्स करना है, तो इसलिए ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट एंड मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस,
अब हमारे पास जो मेटाबॉलिक है कि जब उसने मेटाबोलाइज हो जाना है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज ना हो, कि जो अगर जब वो मेटाबोलाइट हो तब उसके पीएच पे फर्क ना पड़े, उसकी नाइट्रोजन बैलेंस पे फर्क ना पड़े। फिर टीपीएन डिलीवरी सिस्टम है कि टीपीएन डिलीवरी सिस्टम आप किस तरह डिलीवर कर सकते हैं, तो ये हम आगे बढ़ेंगे। गुड एसेप्टिक टेक्नोलॉजी, हमने उसका जो एसेप्टिक नॉलेज है हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कितने रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फिर आईवी एडमिक्सचर आना चाहिए फार्मासिस्ट को, कि उसको लगाना भी आना चाहिए, उसको मिक्स, बेसिकली उसको मिक्स करना आना चाहिए। आईवी एडमिक्सचर का यहाँ पे ये लगाने का मतलब नहीं है, ये मतलब है कि आपने उसको मिक्स कैसे करना है, किस अमाउंट में, कितनी अमाउंट होनी चाहिए आपके न्यूट्रिएंट की, कितने ड्रग की, किस किस चीज का आपस में इंटरेक्शन है। तो ये एक्सपर्ट इन आईवी एडमिक्सचर है, आईवी एडमिक्सचर बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन वर्सेस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। हमने इसके अंदर जो टोटल न्यूट्रिशन होती है, इसमें हमने बेसिकली मेंटेन करने होते हैं जो हमने एसिड बेस बैलेंस और नाइट्रोजन बैलेंस को। अब जो हमने बात की थी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी की, तो उसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू है 290 मिली इक्विवेलेंट पर केजी। अगर तो इतनी अमाउंट में हम फ्लूइड्स वगैरह दे रहे हैं तो ये आइसोटोनिक है हमारी बॉडी के साथ। अगर हम इससे कम 250 मिली इक्विवेलेंट दे रहे हैं तो ये हाइपोटोनिक, और अगर कोई इससे ज्यादा दे रहे हैं 375 मिली इक्विवेलेंट तो हाइपोटोनिक। ये हमारी बॉडी कंडीशंस के हिसाब से होता है कि हमने उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन लगाना है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन लगाना है। जो हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है टीपीएन, ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो ग्रो कर सके। अब ये जो उन्होंने अगले स्ट्रक्चर दिखाया भी, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं 9 और 12 पे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के हैं। ओमेगा 3 जी सर, अल्फा लिनोलिक एसिड ओमेगा 3 और लिनोलिक एसिड ओमेगा 3 के हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हमारे पास, ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सही। एक मिनट मैं करता हूँ आगे। फिर आ जाता है हमारे पास इंटेरल वर्सेस पेरेंटल न्यूट्रिशन। इंटेरल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमने उसको गैस्ट्रिक जीआईटी से डिलीवर करना, और पेरेंटरल का मतलब है कि हम इसको वेन्स के थ्रू द जो डिलीवर कर रहे हैं कैलोरीज वो थ्रू वेन्स कर रहे हैं। अब जो हमारे पास होती है इंटेरल न्यूट्रिशन, ये हम बेसिकली ट्यूब फीडिंग इसको कहते हैं, ये ट्यूब फीडिंग से होती है। ट्यूब फीडिंग जब हम लोगों ने एक अनकॉन्शियस है या उसका वो सॉलो नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तब हम उसको ट्यूब फीडिंग या फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन में हम इसको जो कंसंट्रेटेड चीजें होती है ना, वो बेसिकली हम इसमें इंटेरल में ज्यादा देते हैं। और फिर आगे जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन में, इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल, विटामिन एंड वाटर, ये सारे जो है ये दोनों चीजों में हम प्रोवाइड करते हैं। ये बस इसका जो मेन डिफरेंस वो यही है कि इंटेरल में हम लोग जीआईटी के थ्रू और पेरेंटरल में हम वेन्स के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है कि हम लोग टीपीएन के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो टीपीएन के अंदर हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें पता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है हमारे पास वो विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट ही होता है ना। उसके बाद टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या फिर पेरेंटल हाइपर, सर एक जगह स्टेबल कर लें, सॉरी। टीपीएन और फिर पीपीएन। टीपीएन जो है बेसिकली वो हमारे पास सेंट्रल वेन में उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। जो टीपीएन होता है वो पूरी ब्लड सप्लाई के अंदर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। ये हमारे पास जितनी भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उसमें उसको ये पूरा करने के लिए होता है। इसको हम सुपीरियर वेना केवा, सब क्लेवियन वेन, क्लेविकल। अब ये जो सुपीरियर वेना केवा जो सेंट्रल वेन होती है ना, ये उसमें एडमिनिस्टर किया जाता है, जबकि पेरिफेरल जो है ये पेरिफेरल पार्ट्स में हम डिफरेंट पेरिफेरल पार्ट्स में करते हैं। इसमें हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब में, जेजुनम में,
और ड्यूडेनल ट्यूब्स, इन डिफरेंट पेरिफेरल पार्ट्स में हम लोग इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो पीपीएन होती है, लेकिन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम हमेशा सेंट्रल वेन में ही एडमिनिस्टर करते हैं। जी सर। ओके, ये जरा दोबारा से बता दें, पीपीएन को आप कहाँ पर एडमिनिस्टर करते हैं, किस वेन में, टीपीएन को, और ये जो आपने बताया एंटीरियल न्यूट्रिशन को, पीएन? सर टीपीएन को हम सेंट्रल वेन में करते हैं, और जबकि जो है पीपीएन को हम पेरिफेरल वेन्स में करते हैं। ठीक है, अब ये पेरिफेरल वेन्स जो हैं ठीक है, ये बिल्कुल हमारे सही बता पास रहे हैं। और एंटीरियल न्यूट्रिशन को? इंटरनल न्यूट्रिशन तो सर वो ट्यूब फीडिंग है ना, ट्यूब फीडिंग में हम लोग वो जीआईटी के थ्रू करते हैं। ये जो पीपीएन और टीपीएन है ये इंट्रावेनस है, ये आपने वेन्स में करनी है। ग्रेट, सही, ठीक हो गया। उसमें वेन्स में नहीं करते, उसमें जीआईटी का कोई भी रूट ले लेते हैं। जैसे कि हम ट्यूब फीडिंग में बेसिकली, जब ट्यूब फीडिंग हम लोग गले के पास जो है वहां पे करते हैं। ओके, डिटेल अबाउट कंपोनेंट ऑफ टीपीएन। अब टीपीएन के अंदर हम बेसिकली ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स रखते हैं। वाई ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के हमारा जो लिवर है ना, वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज नहीं करता। अगर ये लिवर हमारा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा तो हम इसको उसमें इंटरल में नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको देते हैं टीपीएन में, ताकि जो हमारा लिवर जो है वो ओवरबर्डन ना हो जाए। अब इसके अंदर हमने प्रोटीन्स भी देनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, तीनों चीजें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो हमारे पास प्रोटीन है वो 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब अमाइनो एसिड जो है वो 3, 3.5, 5, 7, 8.5, 10%, ये डिफरेंट कंपोजिशंस लिखी हुई हैं। इन कंपोजिशंस के हिसाब से हमने उनको देनी है 3% अमाइनो एसिड या 3.5% अमाइनो एसिड। ये हमारे डिपेंड करता है नाइट्रोजन बैलेंस के ऊपर। जो नाइट्रोजन बैलेंस हमने शुरू में पढ़ा कि ये हमारे पास प्रोटीन के वैल्यू, अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि हम प्रॉपर दे रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो हमने इतनी ऐड करनी है जितना नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो उतना हमने कम करना है। फिर आ जाता है यूरिन यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। हम इसको इस टेस्ट पे जो प्रोटीन की बॉडी प्रोटीन इन फूड अमाइनो एसिड ये डिटरमिन करते हैं कि कितने रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास यूरिन यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट से हम लोग डिटरमिन करते हैं। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी हम लोग 5, 10, 20, 50 एंड 70% है, ये भी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। जैसे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, इसी तरह 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी 4 किलो कैलोरी रिक्वायर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो 3 to 5 ग्राम्स पर केजी है, यानी कि अगर कोई वेट वेरिएशन है हर एक की बॉडी के हिसाब से ये है, तो इसलिए ही कार्बोहाइड्रेट्स की हमने वो डिफरेंट कंसंट्रेशन रखी हुई है, 5, 10, 20, 50 एंड 70%। जी सर। फिर उसके बाद हमने प्रोटीन्स पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, तो अब हमारे पास फैट्स की बारी। फैट्स जो हैं वो हमारे पास वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं, यूज्ड एज अ कैरियर फॉर वाटर इन सॉल्युबल ड्रग्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे पास फैट इमल्शंस जो हैं ये बनाई जाती हैं। ये बेसिकली उनके नीचे पर्पस लिखा हुआ है कि यूज्ड एज कैरियर फॉर वाटर इन सॉल्युबल ड्रग्स एंड न्यूट्रिएंट्स। Stability up to 48 hours, stored at 2 to 8 degree Celsius before use। अब ये जो है, जैसे वो हमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज दे रहे थे, तो फैट्स जो है हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरीज पर 1 ग्राम। तो लेकिन इसको स्टोर करना एक बहुत ये है, ये सिर्फ 2 दिन तक स्टोर रह सकता है अगर आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप फैट्स इमल्शन को रख ही नहीं सकते। नेक्स्ट सर। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम इसके बाद अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में
ये जो है हमारे पास वो कैल्शियम क्लोराइड फॉस्फेट। अब ये जो कैल्शियम है ये हमारे पास मिनरलाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हमारी जो मसल्स की मूवमेंट है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल्स को एनर्जी दो, उसके लिए हमें कैल्शियम रिक्वायर्ड है। क्लोरीन जो है वो एसिड बेस बैलेंस के लिए, और जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलरी मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को। और फॉस्फेट जो है वो इंट्रासेलुलर है, वो इंट्रासेलुलरी मेंटेन करता है। उसके अलावा हमारे पास सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रेस एलिमेंट्स में। अब अगली स्लाइड में मेंशन है कि जो हमारे पास को फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो जिंक, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज और ये बाकी दो भी हैं। ये जो है हमारे पास को फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। को फैक्टर वो होता है जो हेल्प करता है एंजाइम की किसी भी रिएक्शन में। ट्रेस एलिमेंट्स, ओलिगो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं, अब आयरन विद एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड जो है आप लोग सादा नहीं देते, इसके साथ आप कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं आयरन का, आयरन एस्कॉर्बिक एसिड। फिर कॉपर के साथ आप अमाइनो एसिड सिस्टीन देते हैं, सिस्टीन जो है वो हमेशा कॉपर के साथ ही देंगे। अब अगर ये जो है ये पहले स्टडीज हो चुकी हुई हैं, इनकी वजह से आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। आपने इसलिए इनको ऐड करना ही करना होता है। और आयरन और जो है वो हमारी बॉडी के वैसे भी रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा करना होता है ट्रेस एलिमेंट में, तो इसलिए इसको एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिक्स करके एस्कॉर्बिक एसिड और आयरन दोनों की हम लोग पूरी कर लेते हैं। हीम आयरन वेल एब्जॉर्ब होता है, डाइटरी मीट नॉन हीम आयरन जो है पोरली एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए हम लोग हीम आयरन को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बच्चे, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, नेक्स्ट तैमूर है नेक्स्ट प्रेजेंटर कौन है? सर, ये नेक्स्ट तैमूर है। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। जी तैमूर, 3 मिनट है आपके पास। तैमूर, मॉर्निंग स्टूडेंट से जिसका यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट कर दे। मॉर्निंग में अबू बकर, रियाज या जी सर जी आप यहाँ से आ स्टार्ट। रही है आवाज सर? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। चलिए ठीक है सर, ओके सर, मैं कर देता हूँ। ये आप ही का पार्ट था? जी सर, मेरा अभी तकरीबन 2-3 स्लाइड सर पीछे से है, फिर तो चलो, दो तीन स्लाइड ही है बस कवर होनी है। बस जल्दी से इसको खत्म ये करो यार, शाबाश। 7 चलिए मिनट। ठीक है सर स्टेबिलिटी ऑफ टीपीएन सॉल्यूशन में कि रिवर्सिबल में सेडिमेंटेशन है, फ्लक्चुएशन है, और उसके अलावा अपवर्ड और डाउनवर्ड क्रीमिंग है। और सारे इसकी जो इंस्टेबिलिटी की फॉर्म्स है उसमें इरिवर्सिबल है, मतलब पॉलीसेंस होती है। नेक्स्ट सर, कंडीशन विच टेल अबाउट पेशेंट न्यूट्रिशन स्टेटस सर, इसमें एंड सर रेज हो नजर नहीं आ रहा कुछ। एंथ्रोपोमेट्रिक सर, ये एक मेजरमेंट है जिसमें कि बॉडी सर नहीं सर, कभी आ रहा है कभी आ रहा है। यहाँ से तो स्टेबल है। कूलर मूव है सर। चले कोई नहीं, 3 डिफरेंट वेज आपने बताया। नाइट्रोजन बैलेंस से बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और एंथ्रोपोमेट्रिक एनालिसिस जो है ना वो किया जाता है, ठीक है। जी और सर अब सर सर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं नजर आ रहा। फैसिलिटीज टू कंडक्ट प्रिवेंटर हाइपर एलिमेंटेशन, क्लीन रूम, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। सर इसमें दो है कि एयर लॉक सिस्टम होता है, एक लैमिनर फ्लोर होता है, ये दोनों यूज होते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट सिस्टम में। और क्लीन रूम होता है, 3 चीजें यूज होती जी सर, यस सर।
बस जल्दी जल्दी स्लाइड्स पढ़ दो यार। Stability and compatibility are carbohydrate, dextrose, a protein, essential, non-essential, lipids, soybean oil, minerals, vitamin, and water. TPN में risk of interaction, plus incompatibility, non-therapeutic toxicity और role of pharmacist के सर मिक्सचर की stability को understanding करना और suggest physician and discorrelatory issue in mixture. सर अर्सल ने कुछ मेरी 4-5 स्लाइड कर दी हैं एक्सप्लेन, तो सर मेरा यहीं तक था बस। चलें ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? ओके, थैंक यू सर। पता नहीं सर। ओके जिशान आप हो नेक्स्ट, या आपका कोई और सर मेंबर नेक्स्ट से कोई मेंबर हो? कलीमुल्लाह शहजाद। कलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ से मेरा पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में आता है हाई प्रोफेशनल एंड हाईली स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में। जी सर नेक्स्ट। सर इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में ना जो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ना इकट्ठे काम करते हैं। जब ये रिक्वेस्ट रिसीव होती है ना, तो उसके साथ ही फिर ये प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो स्टाफ होता है इसकी स्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी इश्यूज को चेक करते हैं। नेक्स्ट सर। कलेक्शन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में, ये सबसे पहला स्टेप होता है कि मटेरियल्स की आइडेंटिफिकेशन करना और उसकी कलेक्शन करना। फिर फार्मासिस्ट क्या करता है कि इनके जो होती है, ये जितना भी मटेरियल कलेक्ट किया गया उसको एक वर्कशीट के ऊपर ना उसकी एंट्रीज को रीचेक करता है, फिर उसको एक प्लास्टिक बैग में ट्रांसफर करता है और उसको लेबल लगा देता है। फिर उसको क्लीन रूम में शिफ्ट कर देता है और बैग को ओपन करने से पहले उसको 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करते हैं। सर फॉर्मुलेशन कंसीडरेशन में हम ये देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा हम टीपीएन बना रहे हैं, तो एट अ टाइम एक से ज़्यादा टीपीएन बना रहे हैं तो हमें ना हर इंग्रेडिएंट को लेबल करना चाहिए ताकि उनकी इंटरमिक्सिंग ना हो। उसके बाद हमने लैमिनर एयर फ्लो को प्रॉपर करना है, मटेरियल्स को ऑर्डरली अरेंज करना है ताकि इनके जो मटेरियल की ट्रैफिक है वो कम हो, उससे मिनिमम डिसरप्शन हो, एयर लैमिनर एयर के मिनिमम डिसरप्शन होगी। उसके बाद फॉर्मुलेशन के बनने के बाद हमने उसको इंस्पेक्ट करना है कि उसमें कोई पोर्स लीकेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उसका लिमिट टेस्ट करते हैं फॉर पार्टिकुलर मैटर के लिए। नेक्स्ट सर। ये लेबलिंग तो इजी है। नेक्स्ट आ जाए जी। और यहाँ लेबलिंग से सर मेरा है। आप कौन है? आमिर खान सर। आमिर, ठीक है आमिर, ये स्टोरेज कंडीशन से स्टार्ट करें। स्टोरेज कंडीशन में सर हम टीपीएन को ना माइक्रोबियल केमिकल डिग्रेडेशन प्रोटेक्ट करने के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, लेकिन इसको फ्रीज नहीं होने देते। इसके अलावा इसको रूम टेम्परेचर पे परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। अगर लिपिड मिक्सचर है तो उसको रूम टेम्परेचर पे 12 से 24 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। पैकेजिंग ऑफ टीपीएन सॉल्यूशन सर, टीपीएन सॉल्यूशन की पैकेजिंग जो है ना वो पॉलीस्टाइरीन कंटेनर में करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी और टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके बाद डिस्पेंसिंग सर। एक मिनट डिस्पेंसिंग भी आप छोड़ दें। साइटोटॉक्सिक एजेंट्स किसका है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल मुकीद का यहाँ से। जी ठीक है अब्दुल मुकीद, आप स्टार्ट करें साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। थैंक यू वेरी मच आमिर। टाइम हमारे पास 2 मिनट से भी कम है, तो मॉर्निंग के स्टूडेंट में से कोई आ जाए। सर अब्दुल मुकीद नहीं है, मैं कर देता हूँ। आप कौन है? सर ये मेरी है। चलो आगे करते हैं। नबील आप। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है करें, जवाब के उसका हम स्टार्ट करें बच्चे। सर भी कम टाइम है। ओके सर इसमें आ जाते हैं साइटोटॉक्सिक एजेंट, जो कि क्या नाम हमारे पास जो होंगे पाउडर फॉर्म में होंगे। उसको भी जो है ना रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगा फार्मासिस्ट करेगा, लेकिन उसके लिए फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होना चाहिए मैकेनिज्म और स्टेबिलिटी को स्टैंड करने के लिए, और उसके पास स्किल्स होनी चाहिए।
फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ड्रग डिस्पेंसिंग। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को इंश्योर कर दे कि उसको सही डोज जा रही है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आगे से एरिया ऑफ स्किल नीडेड फॉर फार्मासिस्ट में सेफ हैंडलिंग आ जाएगा। इसमें सर कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नजर नहीं आ रहा। सर आगे सीएनएस रिलेटेड आ जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन आ जाएंगे, और शॉर्ट टर्म में आ जाएगा अनकंट्रोल एक्सपोजर टू साइटोटॉक्सिक, और लॉन्ग टर्म में आ जाएगा कार्सिनोजेनिक, म्यूटोजेनिक, टेराटोजेनिक। इसमें आ जाएगा ये कैंसर डेवलप कर देगा और इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा। सेफ हैंडलिंग में हम देखते हैं कि अनकंट्रोल एक्सपोजर साइटोटॉक्सिक्स के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में कुछ आपने चीजें बताई और लॉन्ग टर्म में। ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ एरिया, ये तो आपको पता है कि बायोसेफ्टी कैबिनेट होनी चाहिए या क्लीन रूम होना चाहिए। जी सर। ओके, टेक्निक्स भी पता है। कोपिंग विद स्पिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये जरा बता देंगे कि वेस्ट को कैसे जो है ना डिस्पोज करते हैं। चलेंगे मैं स्लाइड। इसमें उन्होंने बताया कि जो है शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक्चुअली आपके पास ये बस अभी कभी भी मीटिंग जो है ना ये एंड हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का ये भी चैप्टर एक दफा दोबारा से रिवाइज हो गया है।